वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम एट CS नोट्स होम वीडियो सेल। दोस्तों, हमने हमारे ड्राफ्टिंग के फर्स्ट पार्ट में देखा था 1 to 5 चैप्टर, उनमें से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, कौन से ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट थे, चैप्टर का वेटेज क्या था और कौन सा चैप्टर अटैकिंग और डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, इट मींस किसमें से ज्यादा ड्राफ्ट आ सकते थे और किसमें से थ्योरी का पार्ट ज्यादा आ सकता था, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट के अंदर आगे की जो आपके 5 चैप्टर हैं 6 to 10 वी विल डिस्कस ऑन दैट। एक्चुअली इनको 2 पार्ट में बनाने का रीजन ये था, आप जिस वे में स्टडी कर रहे हो आप उस तरीके से इन पार्ट्स को यूज कर सकते हो। और 10 चैप्टर हैं तो आई एम थिंकिंग कि 2 पार्ट अगर आप इस पूरी बुक के बनाते हो, 5 चैप्टर आप फर्स्ट पार्ट में लेते हो, 5 चैप्टर सेकंड पार्ट में लेते हो, सो इट्स टू इजी टू रीड फॉर योर रीडिंग पर्पज, स्टडी के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्योंकि दिखने में ये बुक बहुत छोटी सी रहती है बट एग्जाम में कहीं ना कहीं पे ये बुक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है क्वेश्चंस के अंदर। तो आज उसी के साथ में हम आगे के 5 चैप्टर्स को लेते हैं हमारे हाथ में और डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स, कितने वेटेज और कहां पे उसमें ड्राफ्टिंग आ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं चैप्टर 6। ये एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें से ड्राफ्टिंग आने के रेयर चांसेस रहते हैं, यानी इसमें से अगर ड्राफ्ट आता है तो वो फिर स्पेशल लीव पिटीशन या फिर रीट पिटीशन तो बहुत कम आता है, बट स्पेशल लीव पिटीशन जो हैं उनके ऊपर आपके पास में ड्राफ्ट इसमें आ सकता है, जो एक कह सकते हैं कि रेयरली ऐसा होता है। अदरवाइज इस चैप्टर में से मोस्टली टाइप्स ऑफ रीड्स इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी रीड उठाएंगे वो और उसके ऊपर उन्होंने एक सिचुएशन दे दी आपको कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस तरीके से प्रोसीड कर रहा है या फिर वो कोर्ट के अगेंस्ट में इस तरीके से वर्किंग कर रहा है, XYZ जो भी है, लोअर कोर्ट जो है तो वो उन्होंने कोई डिक्री या जजमेंट पास किया है, वो उनके दायरे से बाहर है या फिर उनके पावर के अंदर है, या मतलब जो भी ऐसी कुछ वो सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर सकते हैं और उसके हिसाब से वो पूछ सकते हैं कि वहां पे कौन सी रीट अप्लीकेबल होगी। अदरवाइज इसमें से सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं, रीड्स आपको दे दी जाएगी और उनके ऊपर आपको लिखना है। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि 3 से 4 रीड्स कंप्लीटली आपको दे दी जाती हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन यानी 15 से 20 नंबर जो हैं वो आपके यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस चैप्टर को आप ज्यादा से ज्यादा फोकस देना दोस्तों, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो ये चैप्टर बिल्कुल भी यहाँ पे ड्राफ्टिंग के मूड में नहीं दिखता है, इसमें से बहुत रेयर चांसेस होते हैं ड्राफ्ट आने के। इसके बाद में आता है चैप्टर 7, ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट। ये एक अच्छा चैप्टर है ड्राफ्टिंग के पर्पज से, इसमें से ड्राफ्ट आ सकते हैं बिकॉज इसमें एज पर कंपनी की जब हम बात करते हैं, वैसे भी नया कंपनीज एक्ट आ चुका है, अप्लीकेबल है काफी टाइम से, अभी तक सारे उसके रूल्स रेगुलेशंस नहीं आए हैं, फिर भी उसका कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। और इंस्टीट्यूट फिलहाल यही चाहता है कि आप एज ए CS, आप जब CS बनते हो तो आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो लॉ डिवीजन में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये चैप्टर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आ जाता है। इसमें से आप देख सकते हैं प्रोमोटर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक मैं कह सकता हूं कि मिक्सअप क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन थे, मैंने एक किए इनको। इनमें प्रोमोटर के कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से थे, इसमें हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। हो सकता है अगर वो थोड़ा डीप में, अगर पेपर हार्ड हो, थोड़ा डीप में जाना चाहे तो वो यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको ड्राफ्ट दे सकते हैं। सेकंड है एग्रीमेंट बाय कंपनी अडॉप्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन इट्स बिहाफ बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, इट मींस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट विद सेक्रेटरी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ भी चुका है और डिफरेंट फेज के अंदर वापस भी आ सकता है बिकॉज यू आर डूइंग कंपनी सेक्रेटरी, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल्सो इंस्टीट्यूट। ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, इट्स नॉट अ ड्राफ्ट,
ये आप अपने लिए इसे स्टडी कीजिए। राइट इन ब्रीफ अबाउट द अंडरराइटिंग एंड ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, ड्राफ्ट ए स्पेसिमेन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। नॉट सो इंपॉर्टेंट बट जस्ट फॉर लुकआउट, क्योंकि बहुत ही बारीक बुक है, तो ये ड्राफ्ट भी अगर देंगे तो कहीं ना कहीं पे इनसाइड में आपको दे सकते हैं। नाउ ABC Company Limited wants to engage Mr. M as its managing director. The chairman of the company wants you to prepare and submit to him a draft specimen agreement of services with Mr. M as a managing director of the company. Draft the same. Also mention what care you will take while drafting the above agreement. 101% important question है दोस्तों। अगर अब तक आपने इसे नहीं देखा है तो प्लीज एक बार इसे देख लीजिए। सेम क्वेश्चन भी अपीयर हो सकता है, अगर सेम नहीं होता है तो थोड़ा सा कंडीशंस को वो मर्जिंग करके आपके पास में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देखिए। डिस्टिंक्ट ब्रीफली कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड सेटलमेंट्स, ड्राफ्ट ए स्पेसिमेन स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड विद ABC कंपनी। 101% का क्वेश्चन है ये भी। इस पे भी आपको ड्राफ्ट आ सकता है। अगर इस पे ड्राफ्ट नहीं आया तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड सेटलमेंट्स, इन पे थ्योरी का क्वेश्चन पक्का है। डिफरेंशियल हो सकता है, शॉर्ट नोट्स हो सकता है। Now the last, define amalgamation, draft specimen agreements between two companies to amalgamate by sale of one to the other। सेम क्वेश्चन है, प्रोस्पेक्टस समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। एक रहता है ना कि ड्राफ्टिंग के अंदर जब आप ड्राफ्ट को शुरू करते हो उसके कुछ स्केलेटन होते हैं, एंड कहाँ पे करना है उसका कुछ पार्ट होता है। ड्राफ्टिंग में जो भी चेंज होता है सिर्फ मिडिल पार्ट चेंज होता है। तो स्टार्ट एंड एंड वो आप श्योर शॉर्ट रखिए। कहीं पे भी अगर कंडीशन चेंज होती है, कुछ सिचुएशन चेंज होती है तो सिर्फ आपको उनको वहां पे रिप्लेस करना है। चैप्टर 8 आता है प्लीडिंग का। ये कोई बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड वाला चैप्टर नहीं है ड्राफ्टिंग के सेंस के अंदर। यहाँ पे मोस्टली इसके अंदर से क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन सेंस ऑफ थ्योरी आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जनरल रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड पिटीशन। डिफाइन अपील, एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस काइंड ऑफ अपील्स अप्रूव्ड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। डिस्कस द सर्कमस्टेंस इन विच एंड द कोड टू विच इच काइंड ऑफ अपील कैन बी प्रिफर्ड बाय एन अपीलेंट। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसे कह सकता हूँ। अपील किस फेज में करनी चाहिए और अपील किस किस तरीके से कौन कौन से सर्कमस्टेंस के अंदर कोर्ट के अंदर की जा सकती है, और अपील के ऊपर कुछ और भी क्वेश्चन वो लोग घुमा के थोड़ा राउंड अप करके थोड़ा प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग से करके आपके सामने पेश कर सकते हैं। तो अपील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देखिएगा। ड्राफ्ट अ स्पेसिमेन ऑफ अपील टू द हाई कोर्ट। Your friend has been arrested on a mere suspicion. Draft a bail application to get him released on bail। यहाँ पे बेल जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर वो आपको ऐसा नहीं देते तो नॉन बेलेबल वारंट लाइक दैट कुछ तो भी रहते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट हैं बुक के अंदर, उनके वे के अंदर वो आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दे सकते हैं। हाउ टू ड्राफ्ट ए रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का क्वेश्चन काफी टाइम आ चुका है, ड्राफ्ट नहीं आता है बट उसके बारे में एलोब्रेशन आ जाते हैं। फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन, ये मुझे जब मैं मॉड्यूल देख रहा था तब मुझे ये मिला था, तो एक डिफरेंट वर्ड है। अगर आपने अब तक इसको नहीं देखा है तो एक बार देखिए जरूर, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स जरूर देखते हैं हर क्वेश्चन पेपर के अंदर कि जो कुछ नया लगे और जो आपको लगे कि यार बहुत डीप में दिया है, जबकि ये ज्यादा कुछ डीप में नहीं है, ओवर ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो एक बार जरूर देखिए। सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये जो दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है परमानेंट एंड स्पेसिफिक, दोनों के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बार आ चुके हैं, जबकि कुछ टाइम के लिए एक या दो बार इनके ऊपर ड्राफ्टिंग भी आ चुकी है। बट मैं यही कहूंगा कि ये दोनों भी थ्योरेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 8 जो है वो आपका ड्राफ्टिंग के सेंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे थ्योरेटिकली जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आपके यहाँ पे बनते हैं। चैप्टर 9 की बात करेंगे अपीलेंट्स की। एक्सप्लेन द अपीलेट अथॉरिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट एंड सेबी एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ड्राफ्टिंग के सेंस में नहीं है बट थ्योरेटिकल सेंस में
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर देखिए। What are the important consideration to be kept in mind while drafting a reply written statement? It's also important question. एग्जाम में कुछ टाइम आ भी चुका है। ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, सो ये अपना वेटेज अपने आप बढ़ा लेते हैं। Explain the important consideration while drafting affidavit in evidence. It's also important. What is a dress code and what is its significance for professional in the changing global scenario? ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर ड्रेस कोड का बोलिए, इटिकिटी का बोलिए, एथिक्स का बोलिए, ये इस तरीके से राउंड अप करके सीएस के सेंस के अंदर एक सिचुएशन बना के भी आपको एक क्वेश्चन वो सर्व कर सकते हैं। एक्सप्लेन द गाइडलाइंस दैट आईसीएसआई हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रोफेशनल ड्रेस फॉर मेंबर्स व्हाइल अपीयरिंग बिफोर जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स। इसमें एक वुमेन का भी था, यहाँ पे नहीं है, बट ये ड्रेस कोड का जो आपके सामने क्वेश्चन आया है आईसीएसआई का नंबर 5 का, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें एक लेडी सीएस रहती है, तो उसको कोर्ट कहता है कि आपका ड्रेस कोड नहीं है, वो कहती है कि हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो मेरा कहना है ये जो चैप्टर 9 है, ये सीएस के एटिक्यूटी, एथिक्स, मोरलिटी, आप इन चीजों को कह सकते हो, आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये एक चैप्टर नहीं है, ये बेस नॉलेज है आपके लिए। तो इसे चैप्टर ना पढ़ के एक बेस नॉलेज की तरह पढ़िए कि इन फ्यूचर जब मैं सीएस बनता हूं, आप ये एग्जाम देंगे, इसके बाद में आप सीएस पास आउट होते हो, आप सीएस बनते हो, तो आपके लिए क्या एटिक्यूटी है। यहाँ पे बहुत प्रोफेशनलिज्म बोले तो कोई छोटी चीज नहीं है। तो प्रोफेशनल लेवल पे आपकी क्या एटिक्यूटी है, इसके ऊपर आप एक बार बहुत ज्यादा अच्छे से इस चैप्टर को रीड कीजिए। What is meant by etiquette? Why practicing good professional etiquette is necessary for professional success? As I said right now. Why is art of advocacy important? Very important question. What are the important factors which company secretaries should keep in mind while making written pleadings? Very important question है। इसे थोड़ा सा वो घुमा के कंपनी के फेज के अंदर भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको ये जरूर देखना है। While presenting the case before a tribunal, constitutional body, a company secretary owes duty to the tribunal as well as to the client. दोनों के लिए रहता है, क्लाइंट से उसे क्या क्या चाहिए और कोर्ट के सामने क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस वे में प्रेजेंट करने हैं, तो दोनों सिचुएशन है। तो इस चैप्टर के लिए मैं ये कहूंगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपने आप में ये 15 से 20 मार्क आप पकड़िए, इसके 10 से 15 मार्क तो कहीं पे नहीं गए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं उतने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिर्फ इसे नॉलेज बेस के लिए पढ़िए, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। नाउ द लास्ट चैप्टर, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर सेबी एक्ट एंड अंडर फेमा। ये 3 चीजें हैं। तीनों के ऊपर आप ये मानिए, एक को अगर छोड़ दिया तो दूसरे पे, दूसरे को छोड़ दिया तो तीसरे पे क्वेश्चन 101% आपको मिलेगा। व्हाट इज कंपाउंडिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, ठीक है। व्हाट इज कंसेंट ऑर्डर, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग कंसेंट ऑर्डर, व्हाट हैपेंस इफ द कंसेंट ऑर्डर इज वायलेटेड बाय अ पार्टी, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे एक सिचुएशन है ड्राफ्टिंग के अंदर, जहां पे भी आपको लगता है कि किसी भी हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट पे एक सिचुएशन ऐड हो सकती है, तो आप उसे सिचुएशन बेसिस पे पढ़िए। क्योंकि ड्राफ्टिंग के पेपर में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें सिचुएशन बेस्ड के तरीके से आप लोगों के सामने पेपर में दिया जाता है। तो इसके लिए कंफ्यूज ना होना, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन को हाउ टू रीड पे ज्यादा दिमाग लगाना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर पासिंग कंसेंट ऑर्डर, व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल विद सीबी इफ द कंसेंट ऑर्डर इज वायलेटेड बाय ए पार्टी। ये देखिए, ऊपर का जो है वो सिर्फ कंसेंट ऑर्डर के लिए है और नीचे का जो है वो सेबी के अकॉर्डिंग है। तो ऐसा होता है कई बार हम कंसेंट ऑर्डर जो है मान लीजिए वायलेटेड बाय पार्टी के हिसाब से पढ़ के जाते हैं, और जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पे हमारे आंसर्स को जम्बलिंग कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। पेपर जब भी आता है आराम से बैठ के पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, पढ़ने के बाद में एक बार उसे थोड़ा सा टाइम अपने माइंड को दीजिए रिकॉल करने के लिए। आपने देखा होगा जब हम तीर चलाते हैं, अभी बाहुबली आप सभी लोगों ने देखे होंगे, जब तीर चलाते हैं तो एक बार हम तीर को पीछे खींचते हैं,
क्यों? क्योंकि ताकि उसको टारगेट पे जाने के लिए उतनी स्पीड मिल सके। सेम वे हियर है, यहाँ पे आपको एक बार क्वेश्चन को उसका आंसर शुरू करने से पहले एक बार माइंड के अंदर रिकॉल कीजिए, एक बार तीर को जरूर खींचिए और उसके बाद में अपने टारगेट पे जाइए। इसके साथ में ही अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इसके साथ में CS नोट्स होम जल्दी ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट के लिए वीडियो क्लासेस लेके आ रहा है, जिसमें वीडियो क्लासेस रहेंगे, बुक्स रहेगी एंड ऑनलाइन एग्जाम रहेगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी पैकेज रहेगा। बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू से, बहुत ड्राफ्टिंग में सिर्फ आपको 3 से 4 चैप्टर, मैक्सिमम 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा ड्राफ्ट हैं, तो आप इनको पीसेज बना सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 चैप्टर जिनमें ड्राफ्टिंग ज्यादा है उन 4 चैप्टर का एक ग्रुप बनाइए और बाकी के चैप्टर को एज ए थ्योरेटिकल देखिए। आप जिनमें ड्राफ्टिंग है उनकी आप कंप्लीटली ड्राफ्ट, बिकॉज ड्राफ्ट वहां पे जो आते हैं थोड़ा सा हमें वहां पे ऐसा लगता है कंफ्यूजन वाला टाइप, बट बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से ड्राफ्ट कीजिए। अगर अब तक आपने ये ड्राफ्ट नहीं किए हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, एक बार इन ड्राफ्ट्स को जरूर देख के जाना है एग्जाम में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट है। अगर आप इनके बिना जाते हो तो कहीं ना कहीं पे आप अपने लक के भरोसे जाते हो, और लक मीन्स एज पर माई डेफिनेशन लैक अंडरस्टैंडिंग अबाउट करंट नॉलेज, LUCK, लो नॉलेज, लो अंडरस्टैंडिंग अबाउट करंट नॉलेज। सो प्लीज don't depend on luck, make your luck by your practice, by your smart work. Thank you all for your precious time. Best of luck for your examination.